हरियाणा में आज वोट डाले जा रहे हैं। वो हरियाणा जिसका चुनाव अब सामान्य चुनाव नहीं रहा, एक राज्य का चुनाव मात्र नहीं रहा। उस चुनाव से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। हरियाणा में आज बीजेपी की केवल राज्य की सरकार की साख दांव पर नहीं है। हरियाणा में जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसका असर दिल्ली पर भी होगा। इसलिए आज वोटिंग के दिन हरियाणा में जो चुनाव का पूरा माहौल रहा, उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। आखिर कितनी रैलियों की योजना बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कितनी रैलियां की, इससे बहुत कुछ समझने में आपको आसानी मिलेगी। हरियाणा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के मुद्दे क्या थे, राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की और अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में वो क्या बोलते थे। क्या आरक्षण पर बयान देकर राहुल गांधी फंस गए जो नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव में मुद्दा बना दिया, या राहुल गांधी और कांग्रेस की सामाजिक न्याय की राजनीति ने वो दबाव बना दिया जिससे नरेंद्र मोदी को मंडल कमीशन की याद आई हरियाणा चुनाव में। जलेबी का प्रकरण क्या है, वहां से लेकर किसान नौजवान की समस्याएं क्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी के बीच पूरा चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, उसमें बाकी लोगों की भूमिका क्या है, आज के वीडियो में विस्तार से इसकी पड़ताल जरूरी है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो आज यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा में पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं दोनों प्रमुख विपक्षी दल। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बरकरार रख करके तीसरी बार भी बहुमत ला करके हरियाणा पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करेगी, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वापस हरियाणा में सत्ता में आने के लिए लालायित है। मामला केवल कांग्रेस और भाजपा मात्र का नहीं है, दो प्रमुख और घटक दल हैं, एक तरह से कहें तो तीन। जैसे आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, क्योंकि इंडिया अलायंस में भले वो साथ रहे, लेकिन वहां पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल नहीं बन पाया। समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटें मांग रही थी हरियाणा में, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की तरफ से तालमेल नहीं बन पाया। जो भी रहा हो, समाजवादी पार्टी ने प्रकारांतर समर्थन कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने अभय चौटाला, जो कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से हैं, इनेलो, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी ने। तो एक गठबंधन उनका है इनेलो और बसपा का, एक गठबंधन है दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम रहे, बीजेपी को समर्थन दिया, पूरे 5 साल उन्होंने सरकार चलवाई है, क्योंकि अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह से पूर्ण बहुमत नहीं था, और खुद डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला और सरकार बीजेपी की चलवाई। किसान आंदोलन जब चल रहा था, बड़े बड़ों का जमीर जाग गया, सब कुछ चल गया, लेकिन उस समय भी उन्होंने ये सारा काम नहीं किया इस्तीफा देने का। वो अलग नहीं हुए, बाद में चलकर अलग हो गए, और चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन हो गया हरियाणा में। तो हरियाणा में एक तरह से कई पोल बन गए राजनीति के। तो बसपा में खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आकाश आनंद, सबने रैलियां की, और इवन एक बड़ी बड़ी रैलियां हुई जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, मायावती जी, सब लोग एक साथ बड़े मंच पर रहे, काफी भीड़ भी आती रही। चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला के साथ अपनी कोशिश की और वो भी सक्रिय रहे। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से भूमिका निभाई, चाहे उनके पूर्व मुख्यमंत्री और अभी संयोजक आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर हरियाणा में कैंपेन करते दिखे, खूब कैंपेन किया संजय सिंह ने, तमाम लोगों ने, लेकिन माहौल जो साफ तौर पर वहां पर दिख रहा है, और लड़ाई एकदम सामने सामने की है। भाजपा को यह बात समझ में आ गई कि मनोहर लाल खट्टर का चेहरा उनके लिए मुसीबत बना।
इसलिए मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को वो बदल दिए। लेकिन वहां हरियाणा के एक व्यक्ति का बयान बड़ा वायरल हुआ कि कच्छा बदलने से वो क्या होते, लूज मोशन रुक नहीं जाता है, उसकी दवाई करनी पड़ती है। ये इसका इसका सीधा अर्थ जुड़ गया कि मनोहर लाल खट्टर का चेहरा, क्योंकि 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को उनके चेहरे पर चिपका कर उन्हें हटा देना चाहती थी, जिससे कि ये लगे कि नायब सिंह सैनी ओबीसी हैं और ओबीसी को हमने यहां पर प्रमुख तवज्जो दे दी, हमने मुख्यमंत्री देखो बदल दिया और नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे कर दिया गया। अभी मैं आ रहा हूं, वो मुद्दा जो आरक्षण का मुद्दा बना, जैसे राहुल गांधी ने विदेश में एक जगह जाकर के एक बयान दिया कि हम तो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो एससी एसटी ओबीसी का, उसका एक दिन आए, उसका मिस इंटरप्रेट ऐसे किया गया कि वो देखो राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा चुनाव प्रचार में गए, इसलिए भी हरियाणा चुनाव प्रचार को याद किया जाएगा कि वहां पर जाकर के वो ये कहते हैं कि कांग्रेस देखो आरक्षण खत्म कर देगी, ये आरक्षण विरोधी है, जब तक भाजपा है तब तक एससी एसटी ओबीसी का कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। एक कहावत हिंदी में खूब चलती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन जब भी इस कहावत का प्रयोग किया जाता है तो यह डर होता है कि जिस संदर्भ में आप प्रयोग कर रहे होते हैं उसको चोर से जोड़ देना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं इस कहावत का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि जिस बीजेपी के सामने सबसे बड़ा नैरेटिव बन गया 2024 के चुनाव में कि वो अगर 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने लेटरल एंट्री ला करके आरक्षण खत्म कर दिया है, एनएफएस करके आरक्षण खत्म कर दिया है, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को प्राइवेट हाथों में बेचकर आरक्षण को खत्म कर दिया है। मंडल कमीशन का कभी आज तक 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी होने के बाद भी नाम नहीं लिया है। तो सारा का सारा आरक्षण और एससी एसटी ओबीसी विरोधी छवि तो बीजेपी की है। और हरियाणा चुनाव में प्रधानमंत्री कहते पाए गए कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। यह बात पची नहीं लोगों को, इसलिए नायब सिंह सैनी को वो बार बार आगे करके एक भाषण में नरेंद्र मोदी यह भी कहते हुए पाए गए, मेरा विरोध क्यों हो रहा है पता है भाइयों बहनों। ये नैरेटिव देखिए, नैरेटिव कैसे है, मेरा विरोध क्यों हो रहा है क्योंकि मैं ओबीसी हूं, और नायब सिंह सैनी का भी विरोध क्यों हो रहा है क्योंकि नायब सिंह सैनी भी ओबीसी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कार्ड खेलते हैं कहां, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी या पूरा विपक्ष या संविधान बचाने वाले लोग, एससी एसटी ओबीसी और खासकर इस देश के ओबीसी आज तक 2 सवाल पूछ रहे हैं। मैंने पूरे देश में नरेंद्र मोदी से यह सवाल किया, पहला, अगर आप भी ओरिजिनल ओबीसी होते तो 10 साल में एक बार भी मंडल कमीशन का जिक्र करते, अब क्यों उन्होंने किया हरियाणा चुनाव में, पहली बार। अभी मैं आ रहा हूं उस पर क्या कहा उन्होंने, लेकिन आज तक मंडल कमीशन का जिक्र नहीं किया था। और मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें थी, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, दूसरी अर्जुन सिंह ने यूपीए 1 के समय लागू किया, 38 बची हैं। अगर ओबीसी के इतने बड़े हितैषी नरेंद्र मोदी होते तो 2-4 वो भी सिफारिशें लागू कर देते कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होगा, 52% आबादी है ओबीसी की तो उसको 52% आरक्षण होगा, जाति जनगणना कराई जाएगी, दूसरा मेरा सवाल हुआ करता था। और नरेंद्र मोदी ओबीसी प्रधानमंत्री होते हुए भी जाति जनगणना के विरोधी हैं, क्यों? मंडल कमीशन की क्रेडिट लेते हुए पाए गए नरेंद्र मोदी, और गलत बोल गए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जब मंडल लागू किया तो बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी के पार्टी उनको समर्थन दे रही थी। ये इतिहास उन्होंने कभी नहीं बताया, मैंने इस पे विस्तार से वीडियो बनाई है। उन्होंने यह बात कभी नहीं बताया कि जब मंडल लागू हुआ तो मंडल के विरोध में मंदिर का आंदोलन लेकर बीजेपी सड़क पर उतर गई कमंडल को आंदोलित करने के लिए, और रथ यात्रा लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी चलने लगे जो दंगाई माहौल बनाती चली गई। ये बात खुल के हिस्टोरिकल फैक्ट है। उसके पहले तक मंदिर आंदोलन बीजेपी का एजेंडा नहीं था, वो बीएचपी का एजेंडा था, विश्व हिंदू परिषद का और तमाम लोगों का। जैसे ही मंडल लागू हुआ उसके खिलाफ मंदिर की लड़ाई खड़ी करके कमंडल लेकर के आ गए, और उस कमंडल यात्रा के संयोजक थे नरेंद्र मोदी। और नायब सिंह सैनी और खुद की जाति हरियाणा चुनाव में बताते हुए फिरते रहे कि मैं ओबीसी हूं और नायब सिंह सैनी ओबीसी हैं। अगर आप ओबीसी होते
तो जाति जनगणना के करने की घोषणा कर चुके होते। राहुल गांधी ने नैरेटिव बनाया जो समाजवादियों ने, इस देश के अम्बेडकरवादियों ने कई साल से नैरेटिव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस अभी भी वहां नहीं है, लेकिन राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग कर दी और इसी मुद्दे पर उन्होंने वहां पर चुनाव भी लड़ा और उसको मुद्दा बनाया। इसलिए सफाई देते रहे नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनाव में कि हम आरक्षण लागू करेंगे, और वो अपना नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया की खबरें बता रही हैं कि 10 रैलियां प्रस्तावित थी हरियाणा के चुनाव में और नरेंद्र मोदी जी ने केवल 4 रैली की। वाई? युद्ध रुकवाने चले गए क्या? इराक ने, ईरान ने जो हमला कर दिया इजराइल पर, वो युद्ध रुकवाने चले जाना पड़ा था क्या? या यूक्रेन और रूस के बीच का समझौता करना पड़ा, या कुछ और बड़ा काम करना था? रैली क्यों नहीं की? चुनाव के आखिरी दिन तो कोई नजर ही नहीं आया जब राहुल गांधी बड़ी बड़ी रैलियां करते दिखे, और तमाम पार्टियों ने, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की रैलियां में खूब भीड़ हुई, खूब रैलियां की उन्होंने। चंद्रशेखर आजाद ने खूब मेहनत की, कांग्रेस पार्टी ने खूब मेहनत की, उसकी सारी लीडरशिप उतर गई वहां पर। क्या बीजेपी ने हरियाणा में अपनी हार देख ली, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी थोड़ा बैक हो गए क्या? कि जब रिजल्ट आए तो टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का चेहरा ना आए, टीवी स्क्रीन पर वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, एक ओबीसी को आगे कर दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों में से उन्हें मुद्दा मिला जलेबी का। खुद प्रधानमंत्री की झूठ की जलेबी बना रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ये वाक्य बोल रहे हैं तब भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप कम से कम सच और झूठ पर मत जाइए, फंस जाते हैं आप। सच और झूठ पर जाने की वजह से आप उलझन में आ जाते हैं। तो हरियाणा चुनाव में नैरेटिव कैसे बनता गया? जाति जनगणना का नैरेटिव कांग्रेस विपक्षी दलों की तरफ से बना, इवन बहुजन समाज पार्टी भी उसकी बार बार बात करती रही, और दूसरी तरफ ये सफाई देते फिरे कि मंडल भी हमने लागू किया, कमंडल भी हम ही ले आए, हम भी ओबीसी, नायब सिंह सैनी भी ओबीसी। और हरियाणा की राजनीति में जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति इसी बीजेपी ने 10 साल में खड़ी कर दी। जाटों के खिलाफ नॉन जाटों को बरगलाया, जैसे यूपी और बिहार में यादवों के खिलाफ नॉन यादव ओबीसी को बरगलाया, तमाम लोगों को ऐसे बरगलाया। इस तरीके से जो पूरा का पूरा नैरेटिव बना वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा था, इसलिए उनको मजबूरी में जलेबी की फैक्ट्री वाले झूठ पर जाना पड़ा कि देखो राहुल गांधी को पता ही नहीं, जलेबी तो रोड पे बनती है, दुकान पे बनती है, गरम गरम खाई जाती है, उसकी फैक्ट्री कहां होती है। बाद में कांग्रेसी और तमाम लोगों ने दिखा दिया, द फैक्ट्री पे फैक्ट्री, द पैकिंग पे पैकिंग। अब उसमें भी फंस गए वो लोग, झूठ बोलने में फंस गए। दूसरा मुद्दा हरियाणा के चुनाव में किसान और नौजवान का रहा। नौजवानों ने अग्निवीर से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के बात की। तो राहुल गांधी अपनी रैलियों में हर जगह अग्निवीर के मुद्दे पर बोलते रहे, और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां के नौजवानों में सेना को लेकर के एक आकर्षण बहुत ज्यादा है। तो अग्निवीर का मुद्दा जो 2024 में आप याद करिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जिसमें अखिलेश यादव ने बार बार अग्निवीर के मुद्दे को उठाया, उसका फायदा उन्हें मिला। राहुल गांधी ने उठाया, उसका फायदा उन्हें मिला। और जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी ने पूरी ताकत के साथ अग्निवीर का मुद्दा उस पॉलिटिकल नैरेटिव अपने हर भाषण में उठाया। नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, और जिसकी बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इसलिए बीजेपी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी इस नैरेटिव में भी फंसती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में अग्निवीर का मुद्दा एक तरह से गायब रहा। एक आध दो झूठ जरूर बोला, वन नेशन वन इलेक्शन की तरह, वन नेशन वन पेंशन, लेकिन बाद में पता चला कि सेना वाले भी कह रहे हैं कि कोई पेंशन वेंशन मिली नहीं हमें। एक दो तीन चीजें इस तरह से चलती रही। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है, और बीजेपी के सामने ये मुश्किल है कि कीलें उन्होंने खुदवाई, सड़क उन्होंने खुदवाए, लाठी उन्होंने चलवाई, गोली उन्होंने चलवाई, बदनाम उन्होंने किया, अपमानित उन्होंने किया। अब इसका जवाब दें तो क्या दें? और हरियाणा के किसान इस बात को लेकर के अपने स्वाभिमान पर इसे लिए हुए हैं, और उस स्वाभिमान पर लिए होने के चलते हरियाणा में किसानों की नाराजगी विपक्ष के पक्ष में जा रही है और सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के खिलाफ जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में किसानों के मुद्दे पर अमूमन खामोश दिखे, या कुछ चलताऊ टाइप की बातें बोलते रहे कि हमने किसानों के भी समृद्धि योजना दी। एक बात जानते हैं आप,
मीडिया की खबरें बता रही है कि जिस दिन वोट पड़ रहा है उस दिन किसान सम्मान निधि भेजी जा रही है। फिर भी लोकतंत्र, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हम हैं, नाज हमें है, हम निष्पक्ष हैं, हम तटस्थ हैं। जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन धनराशि अकाउंट में भेजी जा रही है, वोट डाला जा रहा है जिस दिन। ये मीडिया की खबरों में है कि उसी दिन किसान सम्मान निधि भेजी जा रही है। अगर किसानों का सम्मान पहले भी किया होता तो ये चालाकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये चालाकी इस चुनाव में नहीं हुई है, इसके पहले कई राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा है। जैसे नाम काट देने का, वोटर लिस्ट से नाम काट देने का मुद्दा कई चुनावों में उठा। ईवीएम बदले जाने, ईवीएम खराब होने, ईवीएम हैक होने का मुद्दा कई चुनावों में उठा। संघनित नहीं हो पाता, इसलिए कोई बड़ा मूवमेंट इन मुद्दों पर नहीं हो पाता, लेकिन यह भी उनके खिलाफ जाता है। फिलहाल हरियाणा के चुनाव में एक बड़ी खबर यह भी रही, तो किसानों का पूरा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। उन जातियों को जिनको बरगलाया था कि जाट तुम्हारा हक खाएंगे, वो ओबीसी जातियां भी जाति जनगणना के पक्ष में, मंडल के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में खड़ी हो गई। और तमाम तरह की कोशिश बीजेपी ने की कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो दलितों पर अत्याचार कितना हुआ था वो राज ना आ जाए। बाद में लोगों ने कहा कि भाई जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां जितना दलितों पर अत्याचार हो रहा है उतना तो किसी में नहीं हो रहा। तो दलितों पर अत्याचार और दलितों का आरक्षण खत्म करना, लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में आरक्षण की बात न करना, सब कुछ बेच देना निजी हाथों में, इससे लेकर के पढ़े लिखे दलित भी बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं और उससे वोट दे रहे हैं जो बीजेपी को हराए। ये फैक्टर भी हरियाणा के चुनाव में काम करता हुआ दिखा। महिला पहलवानों का मुद्दा साफ तौर पर एक बड़ा इमोशनल इशू बन गया था, जो गांव गांव एक कनेक्ट कर गया था और महिलाएं बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, वो अपने इमोशन के साथ विनेश फोगाट वाले पूरे मामले में एक तरफ से जुट गई। और मुझे लग रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, फिर उसके बाद वुमेन सेगमेंट, किसान, नौजवान का सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट इस समय हरियाणा के चुनाव में विपक्ष के भाषणों में सुनाई देता रहा। उनकी पीड़ा सुनाई देती रही उनके भाषण में, चाहे वो राहुल गांधी का भाषण हो, चाहे वो विपक्ष के नेताओं का भाषण हो, लेकिन इनमें से कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी के भाषणों में सुनाई ही नहीं दिया। मंडल कमीशन पर झूठ बोलते पकड़े गए, जलेबी झूठ की बोलने पर खुद पकड़े गए और अपने को ओबीसी बताने लगे, नायब सिंह सैनी को ओबीसी बताने लगे, ओबीसी लोग सवाल पूछने लगे, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो नरेंद्र मोदी, क्या यही वजह है कि 10 रैलियां करनी थी, 4 ही करके रह गए और आखिरी दिन कोई रोड शो नहीं किया, कहीं सड़क पर नहीं उतरे? पूरे हरियाणा से कई जगह चुनावों के दृश्य आते रहे कि बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, किसान खड़े हो गए, एक आध जगह तो ये चल रहा था कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। इस तरह से हरियाणा का चुनाव ऐसा लगता है कि बीजेपी के सामने मुश्किल बन गया है और बीजेपी हरियाणा बुरी तरह हारती हुई दिख रही है। अंतिम परिणाम क्या होता है वो तो परिणाम के दिन, जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन तय होता है। और हो सकता है कि हमारी धारणाएं गलत हों, या हो सकता है कि हमारी धारणाओं से कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन हाँ, हरियाणा चुनाव इसलिए जरूर याद किया जाएगा कि किसके भाषणों में कौन आम जनता के मुद्दों के करीब था, सच के करीब था, किसका नैरेटिव भारी पड़ा और किसका नैरेटिव फेल हुआ। इस मामले में देखें तो संविधान का नैरेटिव, सोशल जस्टिस का नैरेटिव भारी पड़ा, किसान, नौजवान और महिलाओं का नैरेटिव भारी पड़ा है और बीजेपी इन जगहों पर फिसड्डी साबित हुई है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।